Good morning, students. Today we will start with last unit of your paper CCL 305 Organic Chemistry, that is carbohydrates. Carbohydrates play very important role in our daily life. Carbohydrates or saccharides consist of only carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates come primarily from plants, however, animals can also biosynthesize them. The carbon cycle describes the process by which carbon recycled in our planet. Now, energy from the sun is stored in plants which use photosynthesis to convert carbon dioxide and water to glucose and oxygen. तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस से के थ्रू हम प्लांट्स जो हैं CO2 और वाटर को यूज़ करके, और इसके लिए एक नेसेसरी पिगमेंट क्या हो गया, क्लोरोफिल, इनको यूज़ करके क्या सिंथेसाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसका रिवर्स क्या होता है, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़फुल होती है. So in the reverse process, energy is produced when animal oxidize glucose during respiration. Now, what are carbohydrates? Definition of carbohydrates. Earlier, carbohydrates are called hydrates of carbon because these carbohydrates contain only carbon, hydrogen and oxygen. Their general formula is CxH2O(Y). That means hydrogen and oxygen are present in same ratio as in वाटर. तो कार्बोहाइड्रेट्स को पहले क्या कहते थे, ओल्डर डेफिनेशन क्या थी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. क्यों कहते थे, क्योंकि जो जनरल फार्मूला दिया था उसका क्या था, CxH2O(Y), यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस रेशियो में प्रेजेंट है, जिस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट है. लेकिन इस डेफिनेशन के ड्रॉबैक्स क्या थे कि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स लाइक रैमनोहेक्सोस, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स बट दे डू नॉट कन्फर्म द अबव फार्मूला. इन कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो वाटर वाली रेशियो में प्रेजेंट नहीं हैं, जबकि ये कंपाउंड्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. उसी तरह compounds like formaldehyde and acetic acid, you know these compounds are carboxylic acid, ये carbohydrates नहीं हैं, but they have the general formula of carbohydrates. इनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो उसी रेशियो में है जो वाटर में प्रेजेंट होता है. तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी उस फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हुए भी जनरल फार्मूले को फॉलो नहीं करते. उसके बाद क्या आई, मॉडर्न डेफिनेशन. मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स or any substance which upon hydrolysis gives polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone is known as carbohydrate. तो लेटेस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, वो कंपाउंड जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो और उसके अंदर या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. या फिर वो कंपाउंड्स जिनकी हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट, वो क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Classification of carbohydrates based on their behavior towards hydrolysis. हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को. तो सब कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स. मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं, जिनको हम फर्दर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में डिसोसिएट नहीं कर सकते. So monosaccharides are the simplest carbohydrates. They can't be split into simple carbohydrates unit. इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया, CH2ON, और
इनमें नाइट्रो जो N है यानी कार्बन है वो वेरी करेगा 3 to 8 तक, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए? मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको अपॉन हाइड्रोलिसिस और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ा नहीं जा सकता। और इस मोनोसेक्राइड्स में जो कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उनका नंबर होगा कहाँ से? 3 से लेके 8 तक। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। नाउ ओलिगोसेक्राइड्स मीन्स ए फ्यू। तो मोनोसेक्राइड्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनको जब हम हाइड्रोलिसिस करें तो उनकी हाइड्रोलिसिस से हमें 2 से लेकर 10 यूनिट तक मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, तब उनको हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। अब ओलिगोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है एज डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ओलिगोसेक्राइड्स को हम फर्दर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं मोनोसेक्राइड्स के। मान लो आपके पास सुक्रोज है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिल रहे हैं, इसलिए सुक्रोज क्या हो गया? डाइसेक्राइड हो गया। इसी तरह लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, इनकी भी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 यूनिट्स मिलती हैं मोनोसेक्राइड्स की, तो ये क्या हो गए? डाइसेक्राइड्स हो गए। ट्राइसेक्राइड्स जैसे क्या हो गया? रेफिनोस। रेफिनोस की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तब आपको 3 यूनिट मिलेंगे मोनोसेक्राइड्स के। कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइसेक्राइड्स। फिर पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स मीन्स पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं और हमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स मिलती हैं मोनोसेक्राइड्स की, तब हम उन्हें कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया। स्टार्च को हाइड्रोलाइज करें तो हमें क्या मिलती हैं? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीसेक्राइड्स। जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो जनरली यूज़ किसके लिए होता है? स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे स्टार्च ग्रैन्यूल्स हो गए, क्या है? स्टोरेज मटेरियल है। लेकिन सेलुलोज क्या है? ये स्ट्रक्चरल मटेरियल है। सो पॉलीसेक्राइड्स कैन बी स्प्लिट इनटू लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट। तो हाइड्रोलिसिस के बेस पे हम जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको क्लासीफाई कर सकते हैं एज मोनोसेक्राइड्स विच कांट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर हाइड्रोकार्बन्स, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसेक्राइड्स जिसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें 2 to 10 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसेक्राइड्स यूनिट के। और पॉलीसेक्राइड जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें मोनोसेक्राइड यूनिट के। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। जो शुगर्स जो होती हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं, सॉलेबल इन वाटर होती हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है शुगर स्वीट इन टेस्ट होंगी। और ये जनरली क्या होता है? मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स। नॉन शुगर्स इनके बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। उनका नेचर कैसा होगा? अमॉर्फस होगा, वाटर में सॉलेबल नहीं होंगे, टेस्टलेस होंगे। और जनरली जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन शुगर्स। जैसे आपका स्टार्च हो गया, तो इस वाटर में सिंपल रूम टेम्परेचर पे वाटर में सॉलेबल नहीं होते। तो शुगर्स नाम से ही पता चल रहा है स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन होंगे, सॉलेबल इन वाटर होंगे। नॉन शुगर्स क्या होंगे? अमॉर्फस होंगे, इनसॉलेबल इन वाटर एंड टेस्टलेस इन नेचर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अभी तक हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे इनको, मोनोसेक्राइड्स को। मोनोसेक्राइड्स जैसे आपको बताया था इनको फर्दर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में स्प्लिट नहीं कर सकते। और इस जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें 3 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है एज एल्डोजिस और कीटोजिस। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो वो किसके अंदर आता है? एल्डोजिस में, क्योंकि इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। और
अगर मोनोसेक्राइड के अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तब इनको हम बोलते हैं कीटोसिस। तो मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज एल्डोसिस एंड कीटोसिस डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट वेदर इट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। जो ये एल्डोसिस है या कीटोसिस है इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। अगर 3 कार्बन एटम है ट्रायोसिस, 4 है टेट्रोसिस, 5 है पेंटोसिस, 6 है तो हेक्सोसिस। जो हम हेक्सोसिस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इनका एल्डिहाइडिक यानी एल्डोसिस का एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज और कीटोसिस का एग्जाम्पल होगा फ्रक्टोज। अब जो कीटोसिस है यानी जो वो कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है उनका पास जो है एक एसिमेट्रिक कार्बन 1 लेस एसिमेट्रिक कार्बन होता है एज कंपेयर टू एल्डोसिस। एल्डोसिस में जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, तो बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन होंगे ये सारे क्या होंगे एसिमेट्रिक होंगे। लेकिन कीटोसिस में जो आपका कीटो ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट, सेकंड और सिक्स्थ को छोड़ के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 3 ही कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक होंगे यानी कायरल होंगे। तो कीटोसिस में एक कार्बन लेस एसिमेट्रिक होता है कंपेयर टू एल्डोसिस। नाउ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्डोसिस, जो हम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं डी एंड एल के फॉर्म में। डी रिप्रेजेंट करता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड्स है जिसमें OH ग्रुप राइट साइड पे वो डी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसमें OH ग्रुप कहाँ हो लेफ्ट साइड पे हो उसको हम बोलते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये आपका जो हमने स्टैंडर्ड यूज़ किया हुआ है वो क्या है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो OH ग्रुप है वो क्या है राइट साइड पे है। तो या जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो जो आपका हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम होता है उससे लार्जेस्ट डिस्टेंस पे जो कार्बन होगा उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एसिमेट्रिक कार्बन पे, जिस पे OH ग्रुप राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे। अगर राइट साइड पे OH ग्रुप है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप है तो एल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पे ये डी से हम डिटरमाइन करें डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसके बाद जो ये एसिमेट्रिक कार्बन है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसके अंदर हमने एक कार्बन और इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर यहाँ पे OH राइट साइड पे आता है तो ये इराइथ्रोज हो जाएगा, डी से आ रहा है तो डी इराइथ्रोज हो जाएगा, और अगर यहाँ पे OH क्या है लेफ्ट साइड में आ रहा है तो ये थ्रियोज हो जाएगा। अब इन दोनों केस में जो फार्देस्ट कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन क्या है ये वाला फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड कार्बन जो है फार्देस्ट है, इस पे हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन करेंगे कि आपका जो कंपाउंड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन डी है या एल है। अब इसके बाद डी राइथ्रोज लिया, डी राइथ्रोज से फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होगी। अगर ये वाले तो 2 ऑलरेडी हैं ही, अब ये नेक्स्ट एक और स्टीरियोजेनिक सेंटर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ OH ग्रुप राइट साइड पे है तो 5 कार्बन की क्या होगी राइबोज होगी। अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो कौन सी होगी अराबिनोज होगी। इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी डी होगी, क्योंकि CHO ग्रुप हमारा ऑक्सीडाइज मोस्ट ऑक्सीडाइज है और ये फार्देस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इसमें जो OH ग्रुप है राइट साइड पे है इसलिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी है। फिर इनसे एक और इसके बाद हमने क्या किया एक और कार्बन इंट्रोड्यूस कर दिया, उसमें भी एक में क्या कर दिया OH राइट साइड पे कर दिया राइबोज से और OH एक में लेफ्ट साइड पे कर दिया। अगर OH राइट साइड में आ रहा है तो एलोज है, OH लेफ्ट साइड में आ रहा है तो अल्ट्रोज है। इसी तरह ये अराबिनोज है, इसमें हमने एक और स्टीरियोजेनिक सेंटर इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर OH राइट साइड पे आ रहा है तो ग्लूकोज है, OH लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो मैनोज है। तो इस तरह के तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं किसकी एल्डोसिस की। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटोसिस। जैसे हमने एल्डोसिस में कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी इसी तरह हम कॉन्फ़िगरेशन किस में निकालेंगे कीटोसिस में। कीटोसिस में हम क्या करेंगे सिंपलेस्ट कीटोज हमारी क्या है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। अब
ये जो दूसरी और तीसरी है कार्बन है, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये राइट साइड पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, ये टेट्रोज हो गए, इराइथ्रोलोज। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, D, क्योंकि ये जो CO है इससे फारदेस्ट हो गया। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड पे होता तो क्या होती, L, इराइथ्रोलोज। अब इससे ये हमारा हो गया। अब इससे हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमने एक और स्टीरियोजेनिक सेंटर इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड पे है तो रिब्यूलोज है, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे आएगा तो जाइललोज हो जाएगा। फिर हमने ये राइबोलोज है, इसमें एक और स्टीरियोजेनिक सेंटर क्रिएट कर दिया। अब इसके रिस्पेक्टिव एक में OH राइट साइड पे, एक में OH लेफ्ट साइड पे है, तो इनकी जो नाम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पाल्कोज, और जिसमें ये लेफ्ट साइड पे आ गया वो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। इसी तरह जाइलोलोज में ये लेफ्ट साइड पे OH है, इसके रिस्पेक्टिव फिर हम OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, एक राइट साइड पे जाएगा, एक कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड पे। अगर राइट साइड पे OH जा रहा है तो सोर्बिटोज है, और अगर लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो टैकाटोज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं कन्फिग्रेशन ऑफ कीटोसिस। नेक्स्ट जो कन्फिग्रेशन है वो है इराइथ्रो एंड थ्रियो। ये टर्म यूज होती है फॉर डाइस्टीरियोमर्स विथ 2 एडजेसेंट कायरल सेंटर्स, कार्बन्स विदाउट एसिमेट्रिक एंड। डाइस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये दोनों जो हैं ये क्या है, डाइस्टीरियोमर्स हैं, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अब इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि जो एंड है, टर्मिनल एंड है, ये क्या होने चाहिए, एसिमेट्रिक इन नेचर, दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और 2 कार्बन आपके पास ऐसे होने चाहिए जो क्या होंगे, एडजेसेंट कार्बन, जिनका नेचर क्या होगा, कायरल होगा। अगर सिमेट्रिक सेंटर आ जाएंगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, और इस वजह से क्या बन जाएगा, मीजो कंपाउंड बन जाएगा, और साथ में आपको DL फॉर्म मिलेगी इस टार्टेरिक एसिड की। लेकिन जब हम जहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर, जो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं उनके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सिमिलर नहीं है, वहाँ पे जब हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं इराइथ्रो एंड थ्रियो। अगर 2 सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो होती है इराइथ्रो कन्फिग्रेशन, और अगर दोनों ग्रुप्स के आ जाएंगे ऑपोजिट साइड पे हो जाएंगे तो कौन सी कन्फिग्रेशन हो जाएगी, थ्रियो। तो वो डाइस्टीरियो आइसोमर्स जिसमें जो आपके एंड्स हैं वो क्या होने चाहिए, एसिमेट्रिक होने चाहिए, और जो कायरल सेंटर है वो एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए। अगर एडजेसेंट कार्बन पे एटम्स जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे है तो इराइथ्रो कन्फिग्रेशन होती है, और ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो थ्रियो कन्फिग्रेशन होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।